हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। मैं बीके मंडल आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में स्वागत करते दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत करते दोस्तों। कैसे आप लोग? चलिए कुछ आज नया चर्चा कर ट्राई करते हैं। सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं जो गत वर्ष में पूछा गया टेट और सीटेट के लिए। तो दोस्तों इस पे चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, उस पर चर्चा करते हैं। तो स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन है आपको सुमेलिखित कीजिए, मतलब हल आवश्यकता का सिद्धांत। ए दिया हुआ है सूची फर्स्ट सूची सेकंड में, बी मैकडूगल मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, सी फ्राइड मनोविश्लेषण सिद्धांत और डी मैस्लो का प्रणोद अवकलन का सिद्धांत। तो हल की बात करते हैं तो हल तो दोस्तों प्रणोद अवकलन का सिद्धांत दिया हुआ है। हल की बात करते हैं तो प्रणोद अवकलन का सिद्धांत दिया हुआ है। अगर हल की हम बात करें तो उसके बाद आपको क्या है, मैकडूगल तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया हुआ है। मैकडूगल ये दोस्तों क्या दिया हुआ है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया हुआ है। अगर फ्राइड का बात करते हैं तो फ्राइड तो आपको मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है। मनोविश्लेषण सिद्धांत। अगर फ्राइड की बात करते हैं तो मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया गया है। अगर मैस्लो की बात करते हैं तो आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो की बात करते हैं तो आवश्यकता का सिद्धांत। अगर मैस्लो की बात करते हैं तो क्या है, आपको आवश्यकता का क्या है, सिद्धांत है ये। तो हल प्रणोद अवकलन का सिद्धांत, मैकडूगल मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, फ्राइड मनोविश्लेषण सिद्धांत और मैस्लो आवश्यकता का सिद्धांत। तो आपको क्या है ए, तो ए के सामने आपको कितना हो जाता है, आपको ए के साथ कौन चला जाता है, 4। ए के साथ दोस्तों क्या हो जाता है, आपको 4 हो जाता है। और बी के साथ क्या हो जाता है, सीधा सामने है तो बी के साथ आपको कितना 2 हो जाता है। और सी के साथ ये फ्राइड मनोविश्लेषण सिद्धांत ये सही है। और उसके बाद डी जो है, डी किसके साथ चला जाता है, 1 के साथ। तो ये ऑप्शन किस में आता है, तो ये ऑप्शन जो आएगा तो ये दोस्तों बी ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1, ये जो आएगा ये ऑप्शन किस में आता है, तो ये ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में ये ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक तत्वों के संबंध में सही क्रम है। मतलब सृजनात्मक तत्वों को क्या कहता है दोस्तों, ये सही क्रम बताने के लिए आखिर कौन सा तत्व जो है सृजनात्मक क्रम का जो है सही क्रम है। तो सृजनात्मक तत्वों का अगर सही क्रम की बात करते हैं दोस्तों तो पहले प्रवाह आएगा। पहले प्रवाह क्या आता दोस्तों, प्रवाह। उसके बाद क्या आएगा, विविधता। उसके बाद क्या आता दोस्तों, विविधता। उसके बाद मौलिकता। और मौलिकता के बाद बात करते हैं दोस्तों विस्तारण।
ये देखिए दोस्तों, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, कौन से ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में ये क्रम मिल रहा है, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। तो कहता निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों से संबंध में सही है? तो संबंध में सही है आपका प्रवाह हो जाएगा, विविधता हो जाएगा, मौलिकता हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। तो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी दोस्तों क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता के अपेक्षा माता के प्रति 1 से 4-5 वर्ष के बालक अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। तो बालक के व्यवहार में होने वाला इस परिवर्तन फ्राइड के द्वारा नाम क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है परा अहम, बी इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, सी ओडीपस कम्प्लेक्स और डी नर्सिज्म। तो मित्रों क्या हो जाता है, मतलब दो ग्रंथि होती है, एक ओडीपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडीपस ग्रंथि और क्या होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। तो ओडीपस ग्रंथि के कारण क्या हो जाता है, अगर ओडीपस कम्प्लेक्स की बात करते दोस्तों, अगर ओडीपस कम्प्लेक्स की बात करते हैं, अगर ओडीपस कम्प्लेक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो ओडीपस कम्प्लेक्स से क्या होता है, बालक को, मतलब बालक का क्या हो जाता है, मतलब 1 से 4 से 5 वर्ष के बालक को अपने माता के प्रति अधिक प्रेम की भावना जागृत होता है। और एक इलेक्ट्रा ग्रंथि होता है जो बालिका को अपने पिता के प्रति अधिक प्रेम की भावना, तो ये मातृ प्रेम ग्रंथि है। और ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो होता है, वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, आपको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स। अब क्या है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो इसके कारण क्या हो जाता है, बालिका को अपने पिता के प्रति ये पितृ प्रेम ग्रंथि है, जो अपने बालिका को अपने पिता के प्रति अधिक प्रेम की भावना के जागृत होता है, और बालक को क्या माता के प्रति जागृत हो जाता है। तो क्या क्वेश्चन है, एक 4-5 वर्ष के बालक को अपने माता की अपेक्षा अधिक प्रेम भावना विकसित हो जाती है। तो बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन फ्राइड ने क्या नाम दिया, तो फ्राइड ने इसे ओडीपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया, ओडीपस ग्रंथि। तो फ्राइड ने इसे क्या नाम दिया, ओडीपस कॉम्प्लेक्स, ओडीपस ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाता है सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रा ग्रंथि से क्या हो जाता है, बालिका को अपने पिता के प्रति प्रेम की भावना अधिक विकसित होता है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण और ओडीपस ग्रंथि के कारण बालक को अपने माता के प्रति अधिक प्रेम की भावना विकसित होता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण लड़की को अपने पिता के प्रति अधिक प्रेम की भावना विकसित होता है। ओडीपस के कॉम्प्लेक्स कारण अपने माता को प्रति अधिक जो है प्रेम की भावना विकसित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम शामिल नहीं है। मतलब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम से शामिल है। सदृशता का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और बहुक्रिया का नियम। इसमें से कहता है कौन सा नियम जो थॉर्नडाइक के गौण नियम में आपको क्या है दोस्तों, शामिल नहीं है। तो क्रिया प्रक्रिया के नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है, बाद बाकी सब जो है गौण नियम में क्या है दोस्तों, शामिल है।
मुख्य नियम में क्या हो जाता है? तत्परता का नियम। अगर मुख्य नियम की बात करें, अभ्यास का नियम और एवं प्रभाव का नियम। और गौण नियम में क्या हो जाता है? मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति के नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और अपरूपता का, अनुरूपता सदृशता का नियम एवं संबंधित परिवर्तन के नियम। तो थॉर्नडाइक के जो है थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए थे। कौन कौन नियम दिए थे दोस्तों? मुख्य नियम। मुख्य नियम में उन्होंने क्या दिए थे? तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और उसके बाद प्रभाव का नियम। ये मुख्य नियम है। अगर गौण नियम के दोस्तों चर्चा करते हैं तो गौण नियम में ये थॉर्नडाइक द्वारा जो दिया गया था वो गौण नियम में किस किस प्रकार के नियम दिए थे? मनोवृत्ति के नियम, मनोवृत्ति के नियम, बहुअनुक्रिया के नियम, बहुअनुक्रिया के नियम, आंशिक क्रिया के नियम, बहुअनुक्रिया के नियम, आंशिक क्रिया के नियम, अनुरूपता का नियम एवं संबंधित परिवर्तन का नियम। अनुरूपता का नियम जिसे सदृशता का भी नियम कहते हैं, अनुरूपता का नियम। संबंधित परिवर्तन का नियम। तो प्राथमिक मुख्य नियम की बात करते हैं तो दोस्तों मुख्य नियम की अगर हम चर्चा करते हैं तो मुख्य नियम में क्या है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। अगर गौण नियम की चर्चा करते हैं तो मनोवृत्ति के नियम, बहुअनुक्रिया के नियम, आंशिक क्रिया के नियम और अनुरूपता के नियम और संबंधित परिवर्तन के नियम। तो क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के कौन सा नियम सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है? तो सीखने के गौण नियम अगर शामिल के बात करते हैं तो सदृशता, सीखने के गौण नियम में अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसमें जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, सीखने के गौण नियम में क्रिया प्रतिक्रिया के नियम इसमें नहीं है। बहुअनुक्रिया का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सिखाते समय उसके पूर्व अनुभवों में सहायक होना किस प्रकार के अधिगम के अंतरण का उदाहरण है? अगर कोई व्यक्ति स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति कार चलाता है तो पहले जो का अनुभव जो रहता है वह किस प्रकार के सहायक होता है? अगर कहता है स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति अगर कार चलाता है तो पहले पूर्व अनुभवों में किस प्रकार के सहायक होता है? तो
पहला ऑप्शन है इसमें क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, ऊर्ध्वत अंतरण और धनात्मक अंतरण। तो ऊर्ध्वत अंतरण होता है दोस्तों क्योंकि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति के द्वारा अगर कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव सहायक होता है, तो ऊर्ध्वाधर अंतरण सीखने का स्थानांतरण तथा पूर्व अनुभवों के प्रयोग में नए अधिगम को क्या करता है, दर्शाता है। पूर्व अनुभवों के प्रयोग में क्या करते हैं दोस्तों, नए अधिगम को दर्शाता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण संबंधित अक्षमता है। ए ऑप्शन डिस्फेसिया, बी डिसलुकुलिया, सी डिस्केलेक्सिया और डी डिसग्राफिया। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन का कौन मतलब हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है अक्षमता है और बाद बाकी क्षमता हो जाता है। क्योंकि भाषा के संप्रेषण में अगर दोस्तों बात किया जाए तो भाषा के संबंधित जो अक्षमता में डिस्फेसिया कहा जाता है और इससे पीड़ित जो छात्र के विचार व्यक्त करने में मौखिक रूप से जो कठिनाई अनुभव होता है, मस्तिष्क में जो इसी प्रकार के क्षति विकार उत्पन्न होता है, इसका तरह पढ़ने लिखने में जो दिक्कत होता है तो क्या हो जाता है, डिस्केलेसिया गणना संबंधित विकार और डिस्कुलेसिया तथा लेखन संबंधित जो विकास होता है वह क्या हो जाता है, डिस्ग्राफिया होता है। तो भाषा संप्रेषण संबंधित अक्षमता क्या होता है, डिस्फेसिया होता है दोस्तों। अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, प्रोजेक्ट विधि, व्याख्यान विधि, सामूहिक परिचर्चा और सहभागी विधि। मतलब इसमें से कहता है जो प्रजातांत्रिक नहीं है। देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि ये भी प्रजातांत्रिक है, सामूहिक परिचर्चा विधि ये भी प्रजातांत्रिक है और सावाहिक विधि ये भी प्रजातांत्रिक है। जो व्याख्यान विधि की अगर बात किया जाए तो व्याख्यान विधि क्या हो जाता है, प्रजातांत्रिक नहीं होता। अगर व्याख्यान विधि की बात करते दोस्तों तो प्रजातांत्रिक नहीं होती। अगर व्याख्यान विधि की बात करते दोस्तों तो व्याख्यान विधि क्या होता है, आपको प्रजातांत्रिक नहीं होती है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है व्यवस्थापन, बी है ज्ञान, सी आग्रहण और डी अनुक्रिया। तो शैक्षिक अनुदेशन की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ज्ञान शैक्षिक अनुदेशन के ब्लूम का वर्गीकरण भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है और ज्ञानात्मक पक्ष से मतलब सबसे है। ये ज्ञानात्मक पक्ष नहीं है। अगर शैक्षिक उद्देश्य को ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है तो दोस्तों व्यवस्थापन, ज्ञान, आग्रहण, अनुक्रिया। तो ज्ञान नहीं है, बाद बाकी सभी है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो ज्ञान है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो ज्ञान है क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, प्रवृत्ति स्तर, अबोध स्तर, स्मृति स्तर और अभिप्रेरणा स्तर। निम्न में से कौन सा जो शिक्षण के स्तर नहीं है, तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, अबोध स्तर और प्रवृत्ति स्तर।
दोस्तों शिक्षण के क्या होते हैं, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। शिक्षण के स्तर की बात किया जाए, अगर शिक्षण के स्तर की हम बात करते हैं तो 3 स्तर होते हैं, स्तर होते हैं। पहला आपको स्मृति स्तर, दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा आपको अबोध स्तर, और तीसरा बात करते हैं तो परावर्ती स्तर, परावर्ती स्तर। अगर तीसरा बात करते दोस्तों तो परावर्ती स्तर, तो इसमें से कौन ऑप्शन में ये नहीं है, अभिप्रेरणा स्तर। तो अभिप्रेरणा स्तर नहीं होगा, बाद बाकी सब स्तर है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। स्मृति के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, अबोध स्तर और परावर्ती स्तर। इसमें डी ऑप्शन में इसमें नहीं आता है, तो डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन निम्न में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है, तो डी अभिप्रेरणा स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन है अधिगम प्रक्रिया में उद्दीपन और डैश है खाली जगह के बीच संगति है। उद्दीपन और किसके बीच है, जो आपको संबंधित होती है, तो उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच संबंधित होते हैं। आप लोग जानते ही हैं इसमें उद्दीपन अनुक्रिया के, जिसे RS थ्योरी, SR थ्योरी के नाम से जाना जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। क्यों, इसमें क्या किया जाता है, इसमें उद्दीपक के सामने कोई भी जो रहता है विभिन्न प्रकार के अनुक्रियाएं करते हैं। जैसे बिल्ली पर थॉर्नडन ने प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के अनुक्रियाएं की। जब उसे पिंजरे में बंद कर दिया, उद्दीपक रूप में मांस के टुकड़ा रख दिया था, और उसके बाद विभिन्न उछल कूद क्रिया के फलस्वरूप उन्होंने उद्दीपक को प्राप्त किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको उद्दीपन एवं अनुक्रिया, तो इसमें अनुक्रिया कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और समस्या समाधान विधि। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है वह प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। समस्या समाधान विधि क्या है दोस्तों, समस्या समाधान विधि। क्योंकि आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, निगमन विधि में पहले नियम होता है, प्रश्न उत्तर विधि में क्या करते हैं, शिक्षक जो है छात्र से प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब देते थे। प्रश्न उत्तर विधि, समस्या समाधान विधि जो है निम्न शिक्षण विधि में से प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, तो समस्या समाधान विधि है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है। सूझ, चिंता, नकारात्मक मानसिक और भगनाशा। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है समस्या समाधान में बाधक नहीं है। तो दोस्तों सूझ जो है वो समस्या समाधान में आपको बाधक, जब आपके सूझबूझ अच्छे रहते हैं तो बड़े से बड़े समस्या को क्या कर लेते हैं, आसानी से सरलता पूर्वक उसको समाधान करते हैं। बाद बाकी चिंता, नकारात्मक प्रवृत्ति, भगनाशा, ये सब आपको बाधक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संवेग है। उद्दीपक, ध्यान, आमोद, स्मृति। इसमें से कौन सा एक संवेग है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है दोस्तों
वह आपको अमोद संवेग है। क्योंकि संवेग की बात करते हैं तो संवेग दैनिक जीवन में दो होते, सुखद संवेग और दुखद। तो भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, अमोद, घृणा, अनुभव, ये सब क्या है आपको संवेग है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अमोद होगा। भाई दो संवेग होते दोस्तों, अगर संवेग की चर्चा किया जाए तो दैनिक जीवन सुखद दुखद क्या होते हैं, सुख दुख। अगर संवेग की बात किया जाए तो दोस्तों क्या हो जाते हैं, अगर संवेग की बात करते हैं तो क्या सब होता है, सुख होता है, दुख होता है, भय होता है, क्रोध होता है, ठीक, ईर्ष्या होता है, प्रेम होता है, प्रेम होता है दोस्तों, प्रेम होता है, आमोद होता है, घृणा होता है। प्रेम होता है, आमोद होता है और घृणा होता है। घृणा, इन सबों को दोस्तों क्या करता है, संवेग से क्या हो जाता है, अनुभव प्राप्त होता है। संवेग से क्या होता है, सुख दुख भय क्रोध ईर्ष्या प्रेम अमोद घृणा का क्या होता है, अनुभव होता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा एक संवेग है, उद्दीपक ध्यान स्मृति, तो अमोद क्या हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन सीरीज बस आज रहने दीजिए और प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद दोस्तों।